देखो जी, तो क्या मामला है बच्चा, स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स हो रहे हैं जिनका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और स्ट्रक्चर भी क्या है, सेम है। वो डिफर कर रहे हैं बाय देयर IUPAC नेम, और IUPAC नेम डिफरेंट है, मतलब ये कंपाउंड्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है, क्लियर। इसमें हमें दो पढ़ना होता है। ठीक है, पहला कन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। फर्स्ट वन इज कन्फिगरेशनल और दूसरा होगा कन्फर्मेशनल। ठीक है, कन्फर्मेशंस कई तरह के कन्फर्मेशन मिलेंगे। ठीक है ना, लेकिन कन्फिगरेशन में हमको दो ही पढ़ना है। ठीक है, तो कन्फिगरेशनल में दो पढ़ेंगे हम लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आगे के सिलेबस के हिसाब से ऑर्गेनिक में। द फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर and second one is optical isomer। ठीक है, तो दो मिलने जा रहे हैं कन्फिगरेशनल में, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ठीक है भाई, पहला स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। किसी भी कंपाउंड्स को जीआई शो करने के लिए जो सबसे नेसेसरी कंडीशन है वो है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहने का मतलब कि सिग्मा बॉन्ड घूमे नहीं। ठीक है, अलोंग द सिग्मा बॉन्ड वो कंपाउंड रोटेट नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस फेनोमेनन को कहते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। ठीक है, समझेंगे डिटेल में कि क्या होता है। पहले तो पहली कंडीशन, ठीक है, कि कोई भी कंपाउंड जीआई तभी शो करेगा जब वहाँ पे क्या हो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। ठीक है ना। तो द कंपाउंड्स, नहीं डेफिनेशन इसमें क्या है, द कंपाउंड must have restricted rotation ठीक है along sigma bond, along the sigma bond। ठीक है, तो कंपाउंड का रोटेशन सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने के लिए। ठीक है, तो वही कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे जिसमें पहली कंडीशन क्या हो कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अगर है तो ज्योमेट्रिकल है। सर अगर ऑप्टिकल के केस की बात करें, अब समझो बच्चा, ज्योमेट्रिकल अगर है तो ये है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और ऑप्टिकल की बात करें तो ऑप्टिकल के लिए एक वर्ड में हम लोग लिखते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। जब पढ़ेंगे तो डिटेल करेंगे इसको, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं तो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, और जहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। ठीक है, अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन को समझते हैं। ठीक है, तो अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात करूँ तो थोड़ा समझना यार कि मामला क्या है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में। ठीक है, जैसे मान लो कि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हो। ठीक है, ऐसा समझो, थोड़ा सा हम लोग इसको फील करने की कोशिश करते हैं। मान लो मैंने एक वुडन ब्लॉक लिया, ठीक है, इस वुडन ब्लॉक को तुम एक कार्बन एटम मान लो, और अगर इस वुडन ब्लॉक को
समझ रहे हो बात को? हम एक दूसरे वुडन ब्लॉक के साथ जोड़ रहे हैं, एक कार्बन को दूसरे कार्बन के साथ जोड़ा जा रहा है, तो मतलब एक वुडन ब्लॉक को दूसरे वुडन ब्लॉक के साथ जोड़ा जा रहा है। ठीक, तो जब अपन एक वुडन ब्लॉक को दूसरे वुडन ब्लॉक से जोड़ते हैं और एक ही कील इसमें लगाया हुआ हो, कील एक ही लगा हुआ हो, ठीक है, तो मतलब क्या यार, एक ही बॉन्ड बना हुआ है। तो जब दो कार्बन एटम्स के बीच में एक ही बॉन्ड बना हुआ होगा तो इसका मतलब ये है कि ये घूम सकता है, इसको एक्सिस मिल गया, ये रोटेट करेगा। तो यहाँ पे रोटेशन जो है वो फ्री रोटेशन है, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है ना। तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है जी, फ्री रोटेशन मिल रहा है। अच्छा से लगाएंगे तो तुम कितना भी अच्छा से लगाओ लेकिन फोर्स लगाने पे ये घूम सकता है ना। ठीक, वही अगर हम दूसरा सिचुएशन एक लेके आए कि भाई दो वुडन ब्लॉक्स हैं, यहाँ भी दो वुडन ब्लॉक्स हैं, दोनों को कार्बन एटम समझो। अब दो वुडन ब्लॉक्स को अगर हम क्या करें कि दो कील लगा दें इसमें, है ना, एक कील यहां पे लगाएं, ठीक, और एक यहां पे लगा दें। मतलब अगर दो कार्बन एटम के बीच में हमने दो बॉन्ड बना दिया, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो या दो से अधिक कील, मिनिमम तो दो चाहिए। तो अब आप इसको रोटेट नहीं करा पाओगे, तो यहाँ पे ये जो रोटेशन है ये नहीं हो पाएगा, मतलब ये क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया। ठीक है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वहीं शो होगा जिस कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल ट्रिपल बॉन्ड या रिंग मौजूद हो। रिंग भी अगर बना हुआ है तो वो रोटेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है भैया कि GI कैन ओनली बी पॉसिबल for the compounds ठीक है having डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और रिंग। तो सिर्फ ऐसे ही कंपाउंड में GI संभव है जहां पे डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर रिंग हो। समझ में आ रही है बात? ठीक, कोई दिक्कत? अब एक एग्जाम्पल यहां पे मैं लिख रहा हूं, बात समझ में आ जाएगा। ये एग्जाम्पल है, यह नंबर वाला एग्जाम्पल नहीं, बस इस बात को समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन वाला एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया, आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जो भी कंपाउंड बन पाएंगे वो सभी आइसोमर कहलाते हैं, है ना। तो हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया C4H8। अब C4H8 से हम कोशिश करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने की। ठीक है, C4H8 से आप स्ट्रक्चरल आइसोमर बना सकते हो, एक 4 कार्बन का, एक 3 कार्बन का बन सकता है, लेकिन यहाँ आपने को क्या बनाना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है। ठीक है, अब समझो बात को, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, एक मान लो मैंने CH3 इधर ले लिया, एक CH3 इधर ले लिया। अब इसके पास बच गया हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। एक संभावना ये है। दूसरी संभावना क्या है, तो दूसरी संभावना ये है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक CH3 इधर लिखो, एक हाइड्रोजन इधर लिखो, ठीक, और फिर एक हाइड्रोजन इधर और एक CH3 इधर। अब समझो बच्चा बात को, ये हो गया सिस और ये है 1 2 3 4, तो इसका नाम हो गया सिस2 ब्यूटीन। आया बात समझ में? इसका नाम क्या होगा, सिस2 ब्यूटीन, क्योंकि दोनों क्या है, सेम साइड में है।
और ये डायगोनली सेम है, तो ये हो जाएगा ट्रांस टू ब्यूटीन। अब समझो मेरी बात को, मैंने क्या कहा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्यों जरूरी है। अगर ये रोटेट कर पाता तो ये सिस और ट्रांस दो अलग कंपाउंड नहीं होते। सिस ये रोटेट करके सिस भी बन सकता है, ट्रांस भी बन सकता है, लेकिन यहाँ रोटेशन लॉक्ड है, तो इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड क्या हैं, अलग अलग हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी क्या है, सेम है ना। तो ये क्या शो कर रहे हैं, सिस और ट्रांस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझ में आई बात? ठीक है। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्यों जरूरी है, समझ में आ गया? क्योंकि अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होता तो घूम के ट्रांस भी बन जाता है ना, लेकिन रोटेशन लॉक्ड है, इसलिए दो कंपाउंड क्या है, अलग अलग है। आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। ठीक है, सेम कंपाउंड हो गया तो आइडेंटिकल हो गया। ठीक, लिख लिया, लिखो जल्दी से। ठीक, अब देखो जी, कौन सी कैटेगरी के कंपाउंड जीआई शो कर सकते हैं। ठीक है, जीआई कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जीआई कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर गिनेंगे कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, है कि नहीं है, वो बाद की बात है। पहले तो ये जानना जरूरी कि होगा कहाँ, है ना। अगली बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शोइंग जीआई। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। ठीक है ना। एक टेबल जैसा बना लेता हूं, स्ट्रक्चर। ठीक है, तीन चीजें हम लोग देखेंगे मेनली। ठीक है, एक स्ट्रक्चर, और गिवन स्ट्रक्चर में जीआई शो करने के लिए कंपल्शन क्या है जी, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का कंपल्शन है ना। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन किसके अलोंग आ रहा है, सिग्मा के अलोंग है या पाई के अलोंग है ना। और तीसरा, कैटेगरी ऑफ कंपाउंड, कि इस स्ट्रक्चर वाली को कौन कैटेगरी कहेंगे, है ना। तो तीसरा हो गया कैटेगरी ऑफ कंपाउंड। ठीक है, और हर कैटेगरी के लिए हम लोग जीआई पढ़ेंगे। ठीक, पहला संभावना, देखो बच्चा, पहली पॉसिबिलिटी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो अभी हम लोग देखें, है ना, कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाए तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इज अलोंग पाई बॉन्ड। ठीक है, तो अलोंग पाई बॉन्ड होगा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। समझ पा रहे हो बात को, कि अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा तो किसके अलोंग होगा, पाई बॉन्ड के अलोंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल में दो कैटेगरीज आएंगी, और सारी कैटेगरी को हम लोग ए बी सी डी करके आगे कंटिन्यू करेंगे। पहला कैटेगरी अल्कीन, और दूसरा कैटेगरी है पॉलीइन। पॉलीइन मतलब बहुत सारे अल्कीन, है ना। तो एक कैटेगरी हो गया अल्कीन और दूसरी कैटेगरी हो गई पॉलीइन्स। ठीक है, नेक्स्ट, अगर सर ऐसा संभावना है
कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन और जीआई शो कर सकता है, तो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड क्यों नहीं कर सकता है? कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड भी तो कर सकता है ना? तो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड भी जीआई शो करेगा। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड किसकी वजह से कर रहा है? तो बात साफ है कि कार्बन नाइट्रोजन भी किसकी वजह से कर रहा है? पाई बॉन्ड की वजह से कर रहा है। और पाई बॉन्ड की वजह से कर रहा है। पाई बॉन्ड में कौन सी संभावना है? एक तो कार्बन नाइट्रोजन नॉर्मली डबल बॉन्ड है तो वो कहलाया इमीन, ठीक है। और अगर इमीन के साथ मान लो यहाँ OH लग जाए, है ना, तो उसको बोलते हैं ऑक्साइम। तो तीसरी कैटेगरी मिली इमीन, जिसमें जीआई देखेंगे, और चौथा कैटेगरी मिलेगा ऑक्साइम, ठीक है। तो हमें जीआई पढ़ना है पहला अल्कीन में, फिर पॉलीइंस में, फिर इमीन में, फिर ऑक्साइम में, ठीक है। नेक्स्ट, अब कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी डबल बॉन्ड अगर हो, देखो बच्चा बहुत अच्छा टॉपिक है, और अगर यहाँ पे तुम लोग ध्यान देके पढ़ लिए तो आपका सिलेक्शन श्योर है, ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम नहीं होगी। और शुरुआत में ही तुम चीज़ों को प्रॉब्लमेटिक बनाओगे, नहीं समझोगे, बहुत समस्या हो जाएगी। अब देखो यहाँ क्या है, जब हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिए तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी तो डबल बॉन्ड हो सकता है। यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन किसकी वजह से है जी? पाई बॉन्ड की वजह से है ना। और जब पाई बॉन्ड की वजह से रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही संभावना है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एजो बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एजो, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इज इमीन एंड नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इज एजो, ठीक है। तो एजो में भी जीआई मिलेगा। अल्कीन, पॉलीन, इमीन, ऑक्साइम, एजो, इन 5 में जीआई मिला, ठीक है। नेक्स्ट अगला, ठीक है, एक लास्ट कंडीशन है जहां जीआई मिल सकता है, वो है, ठीक है, साइक्लो कंपाउंड। समझ में आ रहा है बात? तो साइक्लो कंपाउंड्स में भी जीआई मिल सकता है। अब साइक्लो कंपाउंड में क्या है जी? सिग्मा के अलोंग भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मिलेगा और पाई के अलोंग भी, क्योंकि रिंग में पाई बॉन्ड नहीं भी है तो भी वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करता है। तो सिग्मा और पाई दोनों ही बॉन्ड के अलोंग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मिलेगा, ठीक है। और अगर ये साइक्लिक कंपाउंड है तो ये साइक्लो अल्केन भी हो सकते हैं और साइक्लो अल्कीन्स भी हो सकते हैं। साइक्लो अल्काइन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे F में आ गया साइक्लो अल्केन, G में आ जाएगा साइक्लो अल्कीन। तो टोटल आपको देखने को मिलेगा कि 7 कैटेगरी हैं कंपाउंड के जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है ना। तो कुल मिला के 7 कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड्स हैं जिनके लिए हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना होता है। टेबल बना लो। बन गया सोनी? ठीक। ये टेबल ध्यान में रखना, समझ लो कि ये मैंने टॉपिक्स लिखा दिया कि किसमें किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ना है, ठीक है। और जो मैं पढ़ाऊंगा आइसोमेरिज्म में, इससे ज़्यादा कहीं भी कुछ भी किसी एग्ज़ाम में नहीं आएगा क्वेश्चन, लेकिन आपको मिनिमम इतना पढ़ना है, ठीक है। अब देखो पहली कैटेगरी, ठीक, पहला कैटेगरी कौन सा है जी? अल्कीन्स। इतना ही याद रख लो, यही बहुत बड़ी बात है, बस याद रखना इंपॉर्टेंट है ना, ठीक। अब देखो अल्कीन्स में क्या होगा भाई?
तो अल्कीन के केस में क्या है, अभी तो एक अल्कीन का केस हम लोग देखें, ठीक है। तो अल्कीन में अब क्या मामला है समझो, ऐसा करता हूँ, पहली कैटेगरी हमारा क्या आ गया, अल्कीन। तो अल्कीन में क्या है, दे शो GI व्हेन बोथ द sp2 कार्बन्स आर अटैच्ड विथ डिफरेंट वैलेंसीज, ठीक है। तो अल्कीन GI शो करेगा कब, जब दो के दोनों ही sp2 कार्बन, अल्कीन है मतलब sp2 कार्बन है, डबली बॉन्डेड कार्बन है ना। शो GI व्हेन बोथ sp2 कार्बन्स आर अटैच्ड विथ, देखो पहले मैं सबके केस में बताऊंगा कि GI कैसे होगा, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स में आएंगे, ठीक है ना। मतलब ऐसा करते हैं कि पहले मतलब 2-4 कंप्लीट करते हैं थ्योरी, ताकि तुम भी कुछ आंसर कर पाओ यार, तुम लोग भी, है ना, ठीक है। तो क्या है भैया, अल्कीन GI शो करते हैं कब, जब दोनों sp2 कार्बन अटैच्ड हो विथ डिफरेंट वैलेंसीज। डिफरेंट वैलेंसीज कहने का मतलब कोई डिफरेंट एटम या डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स लगा हुआ हो, विथ डिफरेंट वैलेंसीज। अगर डिफरेंट वैलेंसीज लगे हुए हों दोनों ही sp2 कार्बन में, तो क्या कहलाएगा जी, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे सर ये वाला अल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन हो गया, ये कार्बन sp2, ये कार्बन भी, और जब sp2 और sp2 है और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है जी, 4, तो 2 बॉन्ड तो यही बना लिया। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों के पास 2-2 वैलेंसीज है। अब दोनों ही वैलेंसी अगर डिफरेंट हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे A, यहाँ पे B, तब ही संभावना है कि ये क्या शो करे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे, कि इसकी 2 वैलेंसी दोनों A B, इसकी 2 वैलेंसी दोनों, तभी ये क्या शो करेगा, GI शो करेगा। दूसरा चांस क्या है, अब देखो इसको हम सिस कह सकते हैं, और दूसरी पॉसिबिलिटी डिफरेंट वैलेंसी ही होनी चाहिए, ठीक है। कारण क्या है, यहाँ पे ए बी कर लो और यहाँ पे फिर ए बी कर लो, तो ये ट्रांस हो गया। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, ये सिस ट्रांस तभी संभव है जब दोनों sp2 कार्बन में 2 वैलेंसीज जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो। अगर ये ए ही होता तो तुम कैसे सिस और ट्रांस बना पाते, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं था, है ना। ठीक, ये तो टेबल बना लिए होंगे। अगला है बच्चा पॉलीन्स। तो पॉलीन्स को हम लोग लिखते हैं कॉम्युलेटेड पॉलीन। कॉम्युलेटेड कहने का मतलब वो कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो दूसरा है हमारे पास कॉम्युलेटेड पॉलीन्स। ठीक है, दूसरा क्या है, कॉम्युलेटेड पॉलीन। पॉलीन कहने का मतलब मल्टीपल डबल बॉन्ड, और कॉम्युलेटेड पॉलीन मतलब कंटिन्यूअस मल्टीपल डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो कॉम्युलेटेड पॉलीन GI कब शो करते हैं, जब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑड हो, है ना, और जो दोनों वैलेंसीज हो वो डिफरेंट हो। समझ में आया बात, जैसे इसमें दोनों वैलेंसीज क्या है, डिफरेंट है, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स मल्टीपल डबल बॉन्ड्स है ना, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या हो, ऑड नंबर में हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, ऐसा, ठीक है। और जो sp2 कार्बन है इसकी दोनों वैलेंसीज क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। तो इसमें 2 कंडीशन है, ठीक, इसमें तो एक ही कंडीशन था बस, है ना, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा जब दोनों ही वैलेंसीज क्या हो, डिफरेंट हो, है ना। अब कॉम्युलेटेड पॉलीन में 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, ऑड नंबर ऑफ
डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने होने चाहिए? ऑड नंबर में होना चाहिए। ठीक सोनी, समझ में आ रहा है ना? डबल बॉन्ड के नंबर कितने होने चाहिए? ऑड होने चाहिए। और दूसरा, बोथ sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसीज। ठीक है, बोथ sp2 कार्बन्स should have different वैलेंसीज। तो एक तो डबल बॉन्ड के नंबर ऑड नंबर में हो और दोनों ही sp2 कार्बन्स जो हैं, है ना, उसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, क्या? हाँ बिल्कुल आ गया ना, ऑड नंबर एक है। ठीक, अब देखो कॉम्युलेटेड पॉलीइन कहने का मतलब, एग्जाम्पल समझिएगा। कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब देखो कितने डबल बॉन्ड है? ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? तो 3 हो गया तो ऑड नंबर हो गया। अब इसमें जो वैलेंसीज होनी चाहिए वो वैलेंसीज कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट वैलेंसीज होनी चाहिए। आया बात समझ में? इसमें ए बी और ए बी, समझ में आया? तो ये क्या हुआ रे? सिस हुआ और दूसरा बना लो कॉम्युलेटेड पॉलीइन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? ए बी रहने दो यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? ठीक है ना? तो कॉम्युलेटेड पॉलीइन में 2 कंडीशन है कि दोनों, पहला चीज कि ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और दूसरा क्या? वैलेंसी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। दोनों ए या दोनों बी भी हो जाता तो बात अलग हो जाता, तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। हाँ, एक है तो उसको पॉलीइन की संज्ञा नहीं देंगे, वो सिंपल अल्कीन है ना? ये तो हो गया है। क्या हुआ मुस्कान? अब इतना बोरिंग तो चीज हम नहीं पढ़ा रहे हैं। क्या कर रही थी? किस चीज का? पक्का? एक m मास का पार्टिकल है, वो हवा में ऐसे टूट जाता है कि एक पार्ट उसका m/4 होता है, ठीक है, और दूसरा पार्ट जो है वो कितना हो जाएगा जी? 2/3 ऑफ m होता है। ठीक है, अब समझो जो m/4 है, जो m/4 है उसका मास उसी वक्त 0 हो जाता है। ठीक है, वो वहीं पे गिर जाता है। ठीक है ना, उसका मास वहीं 0 हो जाता है। तो बाकी जो बच गया पार्ट वो किस वेलोसिटी से ट्रांसफ़र करेगा? अगर इनिशियल वेलोसिटी v0 है, तड़ से देंगे। v के टर्म्स में आएगा ना रे? कुछ बोल रहा है, कुछ कैसे बोल दे रहे हैं तुम यार? जब इनिशियल वेलोसिटी v0 है तो डाटा कैसे आ रहा है तेरे पास? अच्छा चलो खैर कोई नहीं, इधर आइसोमेरिज्म देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ बोलो बालक। अरे उसको छोड़ दो सर, निकल गया। अरे बाबू चलो बाद में बता लेना, हम तो ऐसे ही मजाक मजाक में बोल दिए। ठीक है, हाँ हमको खुद नहीं पता है। अरे ऐसे ही मजाक कर रहे थे भाई, ऐसे क्वेश्चंस हैं एचसीबी में। चलो आगे,
ठीक है। तीसरा नंबर, ठीक है, तीसरा नंबर क्या था बच्चा? इमीन, है ना। इमीन मतलब कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ठीक। अगर इमीन की बात करेंगे, ठीक है, अरे बच्चा इधर देख, तो इमीन का मतलब हुआ कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी तो होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात सिर्फ करेंगे कि अगर कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है तो कार्बन की दोनों वैलेंसीज क्या हो? डिफरेंट हो। तो इमीन के केस में एक ही कंडीशन है, ठीक है, द sp2 कार्बन should have different valencies। जो sp2 कार्बन है उसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। क्लियर? अब मामला क्या है थोड़ा देखना बच्चा। इमीन, मुस्कान, इमीन का मतलब कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ठीक है। अब देखो जी यहाँ पे क्या होगा, कार्बन की दो वैलेंसीज और नाइट्रोजन के पास बचपन से एक लोन पेयर है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन थे ना और एक बॉन्ड है, ठीक है। तो हमने ये नहीं कहा कि नाइट्रोजन के पास दो डिफरेंट वैलेंसीज होनी चाहिए, हमने क्या कहा? कार्बन के पास, नाइट्रोजन से फर्क नहीं पड़ता। इधर क्या था कि दोनों कार्बन की वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि भैया कार्बन sp2 कार्बन की वैलेंसी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम लगा दिए a और b, समझ में आया? ठीक है। अब आप यहाँ पे कुछ भी लगा दो, जैसे मान लो यार मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने यहाँ पे b लगा दिया, तो ये हो गया सिस, समझ में आया? अब क्या करें जी, अब ये CN हुआ, ठीक है। अब हमने क्या किया कि यार इसको यहाँ रहने तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं? B कर देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं? A कर देते हैं, तो ये क्या हो गया? ट्रांस हो गया। समझ में आया बात? ठीक है। बुझाया? ठीक। इमीन का केस समझ में आ गया कि क्या होना चाहिए? कार्बन की दोनों वैलेंसीज क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि इधर का एक डिफरेंस तो ऑलरेडी लोन पेयर है, बाकी कुछ भी लगाओ, है ना, वो तो सपोर्ट करेगा ही आइसोमर बनाने के लिए। अगला भी यहीं लिख लेते हैं यार, ऑक्साइन। ठीक है, ऑक्साइन में क्या होना चाहिए? बोथ द कार्बन एटम हैव डिफरेंट वैलेंसी, सेम कंडीशन, ऑक्साइन इमीन के लिए सेम कंडीशन, ठीक है। ना द sp2 कार्बन, ए बच्ची है ना, द sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसीज। जो sp2 कार्बन है उसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। तो क्या होगा भाई? ऑक्साइन, ऑक्साइन कब कहते हैं, है ना, ऑक्साइन के केस में लोन पेयर तो रहेगा ही, लेकिन अब देखो यार ये एक तो लोन पेयर है और नाइट्रोजन के साथ OH है ही, आई बात समझ में? तो ऑक्साइन के केस में कह रहे हैं तो भैया लोन पेयर भी है और क्या है? OH भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं कि दोनों कार्बन के पास डिफरेंट वैलेंसीज होनी चाहिए? ऑक्साइन बना हुआ है, कोई उपाय सिस ट्रांस का?
ठीक ठीक, क्या हो गया? क्या हो गया? ठीक है, अब समझो, अभी मैं जीआई बता रहा हूं सिर्फ सिस और ट्रांस के फॉर्म में, समझना मेरी बात को। अभी जीआई हम लोग किसके टर्म्स में पढ़ रहे हैं? सिस और ट्रांस, ताकि मैं एक एग्जांपल ले लिया सिस और ट्रांस का कि हाँ भैया दो डिफरेंट कंपाउंड हो रहे हैं, एक सिस हो रहा है और एक ट्रांस हो रहा है, बात समझ में आ जाएगी जीआई हो रहा है। ठीक है, वैसे ये जीआई का नोमेनक्लेचर है। ठीक है, इसमें हम लोग अलग अलग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ते हैं, सिस ट्रांस अलग है, फिर ईजेड अलग है। ठीक है, तो उसमें वो अलग से मैं बताऊंगा, पहले तो देखेंगे कि जीआई होगा कितना, कैसे, है ना, फिर नाम देना सीखेंगे बाद में। अभी फिलहाल सिस ट्रांस मैंने रेफरेंस के तौर पे खाली ले रखा है। ठीक, क्लियर? कहीं कोई दिक्कत? चलो भैया, तो ऑक्साइम के बाद एजो हो गया, ऑक्साइम हो गया। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा जी? ई और एफ में आ जाओ। आज खाली इतना ही पढ़ लेते हैं कि कौन कौन में होता है। बोलो जी, आशना, अगला कौन सा? एजो तो पहले हो गया, नहीं हुआ? अच्छा, ऑक्साइम हुआ है। हाँ, एजो। अब देखो यार, एजो के विषय में बात कि भैया जितने भी एजो होते हैं, अगर एजो मिल गया तो जीआई होगा ही। ऑल एजो आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, ऑल एजो आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जितने भी एजो हैं सभी क्या होंगे? जीआई होंगे। अब देखो यार, एग्जाम्पल में एजो का मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड एक तो एगो लोन पेयर इस नाइट्रोजन में भी बचपन से, एगो लोन पेयर इधर भी बचपन से। अब इधर तुम कोई भी ग्रुप लगाओ, इधर कोई भी ग्रुप लगाओ, क्या फर्क पड़ेगा? वो तो जीआई शो करेगा ही। जैसे मान लो इधर मैंने लगाया मिथाइल और इधर भी मैंने क्या लगाया, तो ये क्या हो गया? और अगर इसको उलट दो तो जितना भी एजो होता है वो बचपन से जीआई है, मतलब ऑल एजो आर जीआई। अगर एजो ग्रुप है तो मतलब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता ही करता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है नहीं करने का। ठीक है, तो सभी एजो जीआई होते हैं। ठीक है, अगला रे साइक्लो अल्केन्स। ठीक है, साइक्लो अल्केन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखो, मैंने सारे कंडीशंस करा दिए एग्जाम्पल के, पहले थ्योरी हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास खाली एग्जाम्पल करेंगे जीआई का। ठीक है, अब साइक्लो अल्केन। ठीक है, तो भैया साइक्लो अल्केन का रूल क्या है? डिफरेंट वैलेंसीज हो। ठीक है, आई बात समझ में? तो साइक्लो अल्केन कब शो कर सकता है? जब डिफरेंट वैलेंसी हो। साइक्लो अल्केन शो जीआई along sigma bond, ठीक है, when both carbon have different valency। क्लियर? कोई दिक्कत? अब समझो, साइक्लो अल्केन है, अल्कीन तो नहीं है, तो कार्बन sp2 होगा या sp3? कार्बन क्या हो जाएगा? sp2। ठीक है, sp2 होगा sp3 होगा? sp3 होगा। अल्केन है ना, तो भैया sp3 कार्बन should have डिफरेंट वैलेंसीज। जो sp2 कार्बन है उसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट। sp3 ठीक है ना?
रे बचवा इधर देखो, ये क्या है? साइक्लो एल्कीन, मतलब साइक्लोप्रोपेन है। अब देखो 2 वैलेंसी है, ठीक है। अब 2 को वैलेंसी मान लो नीचे वाला में, यहाँ 2 को वैलेंसी फ्री है, 2 को वैलेंसी यहाँ फ्री है, ठीक है। तो हम क्या करें, इसको ऐसे ले लेते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं, एगो नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो समझना आसान हो जाएगा। यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन लगाएं, यहाँ भी हाइड्रोजन लगाएं, यहाँ CH3 लगाएं, यहाँ CH3 लगाएं, कहाँ हो गया? रेसिस हो गया। हाँ, इसको उल्टोगे क्या मिलेगा? H और CH3 कर दें, और यहाँ पे क्या कर दें? H और CH3 कहाँ हो गया? ट्रांस हो गया, ठीक। हाँ, क्या डिफर करना? 4 में भी करोगे तो सेम मामला है ना। बस sp3 कार्बन ऐसे लिख लो ना, इसको और अच्छा से कर लो कि 2sp3 कार्बन, 2 sp3 कार्बन की वैलेंसी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी 2 कंटिन्यूअस अगर मिल गया जिसमें वैलेंसी क्या हो? डिफरेंट हो, तो क्या मिल जाएगा तुमको? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिल जाएगा, सिस ट्रांस मिल जाएगा। हो गया? ठीक। हाँ हाँ, तो भी चलेगा। ठीक। साइक्लो अल्कीन, ठीक है। साइक्लो अल्कीन में क्या होगा जी? ये डबल बॉन्ड भी आ जाएगा, ठीक है। तो एनी sp3 जो सिंगली बॉन्डेड होगा, जो सिंगल बॉन्ड वाला, उसमें सिंगल बॉन्ड भी तो होगा, एक वन डबल बॉन्ड होगा। तो एनी sp3 शुड हैव, है ना, कोई भी sp3 में, ठीक है, शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी एंड, ठीक है, sp2 हैव एनी सेम और डिफरेंट वैलेंसी। जो sp2 वाला है, जो डबली बॉन्ड वाला है, उसका सेम और डिफरेंट वैलेंसी हो सकता है, और कोई sp3 हो जिसमें डिफरेंट वैलेंसीज हो, ठीक, तो भी GI शो करेगा। ठीक। एग्जाम्पल, जैसे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, और यहाँ पे मान लो ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम है, तो ये GI शो कर देगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो पूरे में है। अब ये 2 डिफरेंट वैलेंसी शो कर ही नहीं सकता है ना sp2 वाला, तो वो sp3 के साथ होके करेगा, ठीक है। समझ गया बात को? ट्रांस तो बना लोगे ना, इसका हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है किसी एग्जाम्पल में? चलो भैया, तो GI कौन कौन शो कर सकता है? 7 तरह के कंपाउंड हैं। सबसे पहला अल्कीन, फिर पॉलीन्स, कॉम्युलेटेड पॉलीन्स 2 हो गया, तीसरा अमाइन, चौथा ऑक्साइन, पांचवा एजो, छठा, सातवां साइक्लोएल्कीन। चलो ठीक है, तो ये 7 केस में GI पॉसिबल है। अब 7 का हम लोग नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है।
अभी एक एक एग्जाम्पल सबका समझा दिया ताकि बात समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन टाइप की एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट क्लास में, ठीक। बाय बाय।